हे गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल एड्यूल्यूमिनेसेंस पर एक बार फिर से। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर एचएपी के सिलेबस से एक और नया टॉपिक जिसका नाम है इरिथ्रोपोएसिस। इरिथ्रोपोएसिस का टॉपिक आपको नर्सिंग में भी मिल जाएगा, बीपीटी में भी मिल जाएगा और आई गेस बीएमएलटी में भी मिल जाएगा। ये सभी जगह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू कर रहे हैं आज का टॉपिक, यहाँ वहां की बातें ना करते हुए। इरिथ्रोपोएसिस, इरिथ्रो यानी कि इरिथ्रोसाइट, पोएसिस मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग या सिंथेसिस, यानी कि ये वो प्रोसेस है जिसके मदद से ओरिजिन होता है किसका? इरिथ्रोसाइट्स का। इरिथ्रोपोएसिस इज द प्रोसेस ऑफ ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स। हेमाटोपोएसिस और हीमोपोएसिस इज द प्रोसेस ऑफ ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ ऑल ब्लड सेल्स, यानी कि जब सारी ब्लड सेल्स बनती हैं तो उसे हम कहते हैं हीमोपोएसिस या हेमाटोपोएसिस, और सिर्फ इरिथ्रोसाइट्स बनती है तो उसे हम कहते हैं इरिथ्रोपोएसिस। अब साइट ऑफ इरिथ्रोपोएसिस क्या है? हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ इरिथ्रोपोएसिस होता है? फीटल लाइफ में 3 अलग अलग स्टेजेस देखने को मिलती है। पहली है मीजोब्लास्टिक स्टेज। मीजोब्लास्टिक स्टेज मतलब 2 मंथ्स जो है इंट्रा यूटराइन लाइफ के, राइन लिख दिया बट ये यूटराइन है। 2 मंथ्स ऑफ इंट्रा यूटराइन लाइफ, जो शुरुआती 2 महीने होते हैं, मतलब समझ लीजिए ऑलमोस्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर है ना, जो है उसके अंदर मीजनकाइमल सेल्स जो होती हैं, मीजनकाइम जो होता है योक सैक का, वो बनाता है, इरिथ्रोपोएसिस करता है। हेपेटिक स्टेज जो 3rd मंथ ऑफ इंट्रा यूटराइन लाइफ होती है उससे स्टार्ट हो जाता है हेपेटिक स्टेज। यहाँ पर लिवर, स्प्लीन और लिम्फॉइड ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं इरिथ्रोपोएसिस में। नेक्स्ट होता है माइलॉइड स्टेज। माइलॉइड स्टेज के अंदर क्या होता है? जो लास्ट 3 मंथ्स होते हैं, आखिरी जो ट्राइमेस्टर होता है उसके अंदर, इंट्रा यूटराइन लाइफ के अंदर, उसमें लिवर और रेड बोन मैरो इन्वॉल्व होते हैं इरिथ्रोपोएसिस के अंदर। नेक्स्ट आती है, अब ये तो हो गई फीटल लाइफ। अब फीटल लाइफ के बाद क्या आता है? अगर न्यू बॉर्न बेबीज, चिल्ड्रन और अडल्ट की बात करूं तो 20 साल की उम्र तक आरबीसीज जो है वो प्रोड्यूस होती है रेड बोन मैरो से और ऑलमोस्ट सभी बोन्स से। फिर 20 साल की उम्र के बाद आरबीसीज आर प्रोड्यूस फ्रॉम मेम्ब्रेनस बोन्स लाइक वर्टिब्रा, स्टर्नम, रिब्स, स्कैपुला एंड फ्रॉम द एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स, यानी कि कहाँ से बन सकती है उसके बाद? मेम्ब्रेनस बोन्स जो होती है उनसे, और दूसरा जो लॉन्ग बोन्स होती है उनके एंड्स से। ठीक है, ये हो गई साइट ऑफ इरिथ्रोपोएसिस। अब हम बात कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ इरिथ्रोपोएसिस, किस तरह से इरिथ्रोपोएसिस कंप्लीट होता है। देखो यहाँ ना थोड़ा सा मुझे इन्वॉल्व करना पड़ा पूरा हेमाटोपोएसिस, समझो कैसे। देखो शुरुआत होती है जब बोन मैरो में कहीं भी इरिथ्रोपोएसिस चल रही होती है तो कोई ना कोई सेल शुरुआत करती है ना, तो आमतौर पे कौन सी सेल शुरुआत करेगी? एक तरीके की स्टेम सेल। ठीक है, तो हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल इन द बोन मैरो आर कॉल्ड अनकमिटेड प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल। जो बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल होती है जो जिनसे पूरा ब्लड बनता है, उन्हें हम कहते हैं अनकमिटेड प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल। ये फर्दर कन्वर्ट होती है किसमें? कमिटेड प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल के अंदर। ठीक है, और जब ये कन्वर्ट हो जाती है तो ये फर्दर 2 तरह की होती है। पहली को हम कहते हैं लिम्फॉइड स्टेम सेल, जिनसे बनती है लिम्फोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल्स, मतलब एल यहाँ पे लिखा है मैंने। दूसरी होती है कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट। जो कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट्स होती है वो 3 अलग अलग तरीके की यूनिट्स बनाती हैं। पहली यूनिट कहलाती है CFUE, यानी कि कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट E। इस E वाली यूनिट से बनती है इरिथ्रोसाइट, यानी कि रेड ब्लड कार्पसल्स। दूसरी होती है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट GM, इससे बनती है ग्रेन्युलोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स में 3 आ जाती है आपकी, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इयोसिनोफिल। और लास्ट होती है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट M, इससे बनती है मेगा कैरियोसाइट्स और उस मेगा कैरियोसाइट से बनती है प्लेटलेट्स। इस तरीके से इस स्टेम सेल से आपकी पूरी ब्लड सेल्स बन गई। पर हमारा टॉपिक कितना है? सिर्फ इतना, ये वाला। तो चलो इसको डिटेल में समझते हैं। अगर बात करूँ इरिथ्रोपोएसिस की स्टेजेस की तो कुछ ऐसे आपको दिखाई देगी, राइट? कुछ इतनी स्टेजेस हैं। चलो थोड़ा कलर्स का इस्तेमाल कर लेती हूँ मैं यहाँ पर।
देखो शुरुआत होती है जैसे कि मैंने बताया था, पहले प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होती हैं, उसके बाद बनती है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई, इनसे आपकी एरिथ्रोसाइट बनती है। अब ये जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट है ना, इसमें अभी हीमोग्लोबिन का नामो निशान नहीं है, ठीक है। अभी मैं इसको कलर दे रही हूँ इस तरीके का, ये लो। अब पहली जो स्टेज होती है, उस स्टेज को हम कहते हैं प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। यहां मैंने लिखा है प्रो एरिथ्रोसाइट, प्रो एरिथ्रोसाइट नहीं होती, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट होती है, कृपया ध्यान रखें, ठीक है। जो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट होती है वहां पर डायमीटर कितना होता है, 200 म्यू तक होता है, और न्यूक्लियस यहाँ पे लार्ज होता है। न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियोलाई होते हैं छोटे छोटे प्रेजेंट, जो कि आपको यहाँ दिख रहे होंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे कोई हीमोग्लोबिन नहीं है। और इसका जो साइटोप्लाज्म है वो कैसे नेचर का है, बेजोफिलिक नेचर का है। और सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन जब इस स्टेज के हम लास्ट पॉइंट पे होते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन बनना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आती है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट अब इससे साइज में छोटी रहेगी, इसका डायमीटर हो जाएगा 15 म्यू, ठीक है। इसके अंदर जो न्यूक्लियोलाई थे, दो छोटे छोटे ये दिखाई दे रहे थे, वो अब गायब हो चुके हैं, डिसअपीयर हो चुके हैं। और इसके अंदर क्या हो रहा है, जो क्रोमैटिन है ना, उसका कंडेंसेशन हो रहा है। और साइटोप्लाज्म अभी भी इसका कैसा है, बेसिक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट जो स्टेज आती है उसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट के अंदर देखो क्या होता है, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट के अंदर जो डायमीटर और कम हो गया, कितना हो गया, 10 से 12 म्यू हो गया। फिर जो न्यूक्लियस है वो अभी भी प्रेजेंट है, दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और यहाँ पे अब धीरे धीरे आपका हीमोग्लोबिन दिखना शुरू होगा। हीमोग्लोबिन दिखना कैसे शुरू होगा, क्योंकि बनना तो यही शुरू हो गया था, तो बस बन ही रहा था, दिख नहीं रहा था। अब थोड़ा थोड़ा यहाँ पे हीमोग्लोबिन दिखना शुरू होगा। लो यार, मैंने थोड़ा थोड़ा दिखा दिया, ये लो, ठीक। तो अब नेक्स्ट क्या होगा, इसके अंदर साइटोप्लाज्म जो है ना वो अभी बेसोफिलिक है ना, लेकिन उसमें हीमोग्लोबिन है तो वो एसिडोफिलिक और बेसोफिलिक दोनों हो गया। तो इसलिए इस तरीके के एरिथ्रोब्लास्ट को हम कहते हैं पॉलीक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट, क्योंकि एसिड डाई से भी कलर हो रहा है और बेसिक डाई से भी कलर हो रहा है। नेक्स्ट आती है लेट नॉर्मोब्लास्ट। अब लेट नॉर्मोब्लास्ट और छोटी हो गई, कितनी हो गई, 8 से 10 म्यू की हो गई। नेक्स्ट इसका जो न्यूक्लियस है वो तो बिल्कुल इतना छोटा हो गया कि दिखाई ही नहीं दे रहा, तो इसको हम कहते हैं इंक स्पॉट न्यूक्लियस, ठीक है, एकदम छोटू सा। नेक्स्ट है, इसमें हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी। चलो थोड़ी सी बढ़ा देते हैं क्वांटिटी हीमोग्लोबिन की, ये लो, हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी बढ़ गई, काफी सारी बढ़ गई मेरे हिसाब से। फिर इसके बाद क्या है, जो साइटोप्लाज्म है वो एसिडोफिलिक बन जाएगा, और न्यूक्लियस इसके लास्ट तक, इस वाली स्टेज के लास्ट तक, लेट नॉर्मोब्लास्ट तक न्यूक्लियस एकदम डिसअपीयर हो जाएगा, जिस स्टेप को हम कहते हैं पिक्नोसिस, है ना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पिक्नोसिस। नेक्स्ट आती हैं रेटिकुलोसाइट्स। रेटिकुलोसाइट्स जो है वो इमेच्योर आरबीसी कहलाती है, और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर रेमिनेंट होते हैं रेटिकुलम के, ठीक है, इसलिए इनको हम रेटिकुलोसाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट आती है कि न्यूबॉर्न के अंदर रेटिकुलोसाइट्स कितनी प्रेजेंट होती हैं, 2 से 6% तक प्रेजेंट रहती है, फिर ये कम होती जाती है। नेक्स्ट आता है बेजोफिलिक नेचर की है ये, ठीक है। और अगली बात क्या है, इस स्टेज में होता क्या है, जो ये रेटिकुलोसाइट है ये ब्लड वेसल्स में एंट्री कर रही होती है, ठीक है। ये अपने जहाँ पे मैं इमेज लगा रही हूँ इसमें देखिए, यहाँ पर ये ब्लड वेसल्स में एंट्री कर रही होती हैं। अभी तो थी ये रेटिकुलोसाइट, अब ये रेटिकुलोसाइट जो है ना वो अपने साइज में और कम होगी, थोड़ा सा और कम होगी, ठीक है, मेच्योर होगी, और मेच्योर होने के लिए इसको लगेंगे मैच्योरेशन फैक्टर्स। मैच्योरेशन फैक्टर्स की वजह से और मेच्योर होगी, तो अब इसका डायमीटर हो जाएगा 7.2 म्यू। देखो मैंने इसको छोटा बना दिया, इसको बड़ा बना दिया, लेकिन वो इसलिए बनाया क्यों, ताकि मैं तुम लोग को शेप दिखा सकूं। अब ये हो जाएगी 7.2 म्यू की, इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहेगा और न्यूक्लियस कंप्लीटली एब्सेंट रहेगा। और अब जो आरबीसी होती है वो किस तरीके की दिखाई देती है बच्चों, आरबीसी जो है वो होती है बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव यानी कि अंदर से थोड़ी धसी हुई रहती है ना, क्यों, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस नहीं है ना, तो वो गोल कैसे हो सकती है, तो वो अंदर से थोड़ी धसी हुई रहती है और बाहर से थोड़ी सी फूली हुई रहती है, ठीक है। और अगर हम इसको साइड से देखने की कोशिश करें तो साइड से देखने पर ये हमें कैसी दिखाई देती है, साइड से देखने पर ये हमें दिखाई देती है डंबल शेप की,
मैं यहाँ बना के बता दे रही हूँ कैसी। कहाँ बनाऊँ, जगह भी तो नहीं है। चलो यार यहाँ बना देती हूँ ऐसी, ठीक है, ऐसी दिखाई देती। काफ़ी ख़राब बनाई है मैंने, पर समझ जाना ये धसा हुआ रहता है अंदर पार्ट, है ना, और ये फूला हुआ रहता है। फिर अब देखो ड्यूरेशन की मैं बात करूं तो यहाँ से इस पहली स्टेज प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से स्टार्ट करते हैं हम, तो रेटिकुलोसाइट तक 5 दिन लगता है और उसके बाद 2 दिन लगता है कंप्लीट होने में। मैंने टोटल कितना दिन लगा, 7 दिन लगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फैक्टर्स नेसेसरी फॉर एरिथ्रोपोइसिस। ऐसे फैक्टर्स जो एरिथ्रोपोइसिस के लिए जरूरी है। कुछ है जनरल फैक्टर्स, कुछ है मैचुरेशन फैक्टर्स। जनरल फैक्टर्स जैसे कि एरिथ्रोपोइटिन, थायरॉक्सिन, हीमोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर और विटामिन, ठीक है। मैचुरेशन फैक्टर्स में आ जाते हैं विटामिन B12, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल और फॉलिक एसिड। ये सभी फैक्टर्स नेसेसरी हैं अगर एरिथ्रोपोइसिस प्रॉपरली कंडक्ट करवानी है तो। ये था आज का एक छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही और वीडियोस देखना है सिंपल भाषा में तो जुड़ जाना मेरे साथ, मेरे चैनल जिसका नाम है एड्यूल्यूमिनेसेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।